वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, पॉलिटी के एक और सेशन में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पॉलिटी संपूर्ण कर रहे हैं यूपीपी से यारों के लिए। आज का टॉपिक सबसे पहले मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। तो पहले इसके पॉइंट्स देख लेते हैं, यानी थ्योरी को समझ लेते हैं, फिर इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, पूरी पॉलिटी कवर होगी, बस ध्यान से देखिए इसका समय याद रखिएगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 में आया। इसको या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी बोलते हैं। मॉन्टेग्यू जो थे वो सेक्रेटरी थे। कौन थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, है ना, ब्रिटेन के। और चेम्सफोर्ड जो थे वो वाइस रॉय थे। कौन थे ये? वाइस रॉय थे। ठीक। अब अच्छा, इसका समय 1919। पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझेंगे। देखिए 1914 से 1918 में वर्ल्ड वॉर चली थी, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, है ना, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चली थी। अब आपको पता है भाई, बहुत भारत के सैनिकों ने यहाँ पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था भाई, भारत के लोगों ने, कि चलो भाई ब्रिटेन हमें आज़ाद कर देगा हो सकता, पर इनको कुछ हाथ नहीं लगा। तो 1916 में क्या हुआ था आपको पता होगा, लखनऊ पैक्ट के बारे में। लखनऊ पैक्ट जो कि किसके बीच में हुआ था? लखनऊ पैक्ट भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, इनके बीच में हुआ कि क्या डिमांड होनी चाहिए। तो 1917 में एक हुआ अगस्त डिक्लेरेशन, है ना, अगस्त ऑफर या अगस्त डिक्लेरेशन आप बोल सकते हो। इसमें ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन्होंने क्या कहा कि ठीक है, अब हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट यानी जिम्मेदार सरकार, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भारत में बनाएंगे। अब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मतलब भारत द्वारा चुनी गई, भारत की जनता द्वारा चुनी गई सरकार। पर ये रहेगी हमारे अंडर ही में, रहेगी ब्रिटेन के अंडर में ही, क्योंकि ब्रिटेन इंटीग्रल पार्ट होगा। पहले इतना आप समझिए ये बैकग्राउंड को, फिर हम लोग अब पॉइंट्स पे देखते हैं, क्योंकि ठीक है ये क्लियर होगा। तो सबसे पहला काम इन्होंने क्या करा, सेंट्रल यानी केंद्रीय, इसको बोलते हैं, हिंदी वाले समझ लो केंद्रीय, और ये हो गया प्रांतीय। सेंट्रल और प्रोविंशियल जो विषय थे, सब्जेक्ट थे, इनको क्या करा, अलग अलग कर दिया। सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट को अलग कर दिए। जैसे आज है ना भाई 7वीं अनुसूची में कानून दिए ना कि कुछ विषयों पे केंद्र बनाएगा, कुछ विषयों पे राज्य बनाएगा, है ना, कुछ विषयों पे दोनों बनाएंगे। ऐसे ही कुछ सब्जेक्ट केंद्र के लिए, कुछ प्रोविंसेस के लिए। तो आप खुद दिमाग लगाइए, केंद्र पे जो ताकत वाली चीज़ें होंगी वो सब सेंट्रल अपने पास ही रखेगा भाई, वो इन लोगों को कैसे दे देगा। जैसे पुलिस, रेवेन्यू और पुलिस उनको दे देगा तो भाई ये खुद ही चढ़ जाएंगे। रेवेन्यू ये सब अपने हाथ में रहेगा। प्रोविंसेस को कहेगा जाओ शिक्षा, एजुकेशन तुम्हें चाहिए ना जाओ, हेल्थ तुम्हें चाहिए ना जाओ, ऐसे। तो विषयों को अलग करा सबसे पहले। तो दूसरा पॉइंट क्या है, जैसे प्रांत थे ना, प्रांतों में द्वैध शासन ला दिया। द्वैध शासन क्या होता है? जिसको डायरकी बोला गया, है ना, जिसको क्या बोला गया, डायरकी बोला गया या द्वैध शासन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार पूछा गया है कि प्रांतों में द्वैध शासन यानी प्रोविंसेस में डायरकी कब इंट्रोड्यूस करी गई? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919। अब डायरकी है क्या? डायरकी का मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर, आसान शब्दों में अगर कहें तो शक्तियों का बंटवारा, उसको बोल दिया जाता है डायरकी, है ना। अब इसमें क्या हुआ, कुछ विषय बनाए ट्रांसफर्ड, जिसको हिंदी में हस्तांतरित विषय बोलते हैं, कुछ बताए रिजर्व, जिसको आरक्षित विषय बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों को बांट दिया। जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे उनको कौन देख रहा था? गवर्नर, विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी गवर्नर उनको लीड करेगा अपने मंत्रियों की सहायता से, और जो जिम्मेदार होंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद के लिए। अब ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में कौन कौन से आ जाएंगे जो इंपॉर्टेंट है? जैसे पुलिस है, फिनेंस है ना, ये सब इनके अंतर्गत आ जाएगा, लैंड रेवेन्यू वगैरह है। रिजर्व सब्जेक्ट में छोटी छोटी चीज़ें आ जाएंगी, इसको भी देखेगा गवर्नर विद द हेल्प ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल, क्योंकि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस थे ज़्यादातर, है ना। विदाउट रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसकी कोई जवाबदेही जिम्मेदारी नहीं है ना, विदाउट रिस्पॉन्सिबल रहेगा, और ये रिस्पॉन्सिबल रहेगा। ठीक है, याद रखना, या मिनिस्टर की हेल्प से काम होगा या एग्जीक्यूटिव काउंसिल की हेल्प से काम होगा। ठीक है, इसमें छोटे छोटे मैटर आ जाएंगे भाई, एजुकेशन है, एग्रीकल्चर है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, ये सब आ जाएगा। तो डायरकी मेजरली याद रखना, ये इसका मतलब था, डायरकी मतलब ड्यूअल गवर्नमेंट। ठीक है, तो पहले क्या करा, सेंट्रल और प्रोविंशियल के विषय अलग करे, प्रोविंसेस को अलग से दो भागों में बांट दिया, ट्रांसफर्ड और रिजर्व। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट गवर्नर देखेगा मिनिस्टर की मदद से, रिजर्व सब्जेक्ट भी गवर्नर देखेगा एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मदद से। ठीक है, इसके बाद इसमें बाइकैमरलिज्म यानी द्विसदन जो होता है, जैसे आज है ना आप देखेंगे लोकसभा में, राज्यसभा, लोकसभा मतलब केंद्र में, ऐसे ही केंद्र में बाइकैमरलिज्म मतलब दो सदन, है ना। जैसे उत्तर प्रदेश में भी दो सदन है, लोअर हाउस अपर हाउस यानी विधानसभा विधान परिषद। ऐसे ही केंद्रों में सबसे पहले दो सदन, एक अपर हाउस और लोअर हाउस। इसकी शुरुआत हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 से, और डायरेक्ट इलेक्शन इसकी शुरुआत हुई भाई
है ना, कि वोट करने का अधिकार मिला, पर सीमित अधिकार था, शिक्षा, प्रॉपर्टी, है ना, उसी के अकॉर्डिंग। वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, यानी वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी, उसमें बोला 6 में से 3 भारतीय होंगे, 6 में से 3 भारतीय होंगे, ठीक है। वोट करने का अधिकार को सीमित करा है, अभी प्रॉपर्टी, टैक्स, एजुकेशन के आधार पे वोट करा जाएगा। अब देखिए, एक नया ऑफिस बनाया, हाई कमिश्नर फॉर इंडिया। पहले क्या था, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, है ना, जो कि ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर था, वो देखता था इनके काम, उसको भारत से ही सैलरी दी जाती थी, रहता वो ब्रिटेन में था, तो लोगों ने विरोध बहुत करा था, है ना, कि ये क्या है भाई, तो इसके लिए कहा कि ठीक है हम इसको हटा दे रहे हैं। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का काम से इनका काम अलग कर दिया, हाई कमिश्नर फॉर इंडिया, नया ऑफिस बनाया, सैलरी भारत के फंड से ही जाती थी, न्यू ऑफिस लंदन में क्रिएट करा। बहुत ही शानदार एक नई चीज़ शुरू हुई, जो कि आज भारत को आप देख रहे हो कितना ज़्यादा ऊंचाइयों पे ले जा रही। सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, केंद्रीय लोक सेवा आयोग की शुरुआत 1926 में करी गई। किसकी? केंद्रीय लोक सेवा आयोग की। तो ये आपको याद रखना है। तो कितना इंपॉर्टेंट था आप समझो। और एक प्रावधान और बनाया कि हम 10 साल बाद एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाएंगे, वैधानिक निकाय बनाएंगे या वैधानिक कमीशन बनाएंगे, जो देखेगा कि ये सारे प्रावधान काम कर रहे हैं कि नहीं। तो देख लो आप, ये सारे याद हो गए तो अब क्वेश्चन कर लेते हैं, समझ गए ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। क्या हम लोगों ने करा है, केंद्र और प्रांत, इनके सब्जेक्ट्स को अलग अलग कर दिया है। प्रोविंशियल सब्जेक्ट को फर्दर 2 भागों में विभाजित करा है, ट्रांसफर्ड और रिजर्व। ट्रांसफर्ड में गवर्नर देखेगा मिनिस्टरों की सहायता से, रिस्पॉन्सिबल होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद के। और रिजर्व सब्जेक्ट में गवर्नर देखेगा एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मदद से, रिस्पॉन्सिबल होगा ये विद लेजिस्लेटिव काउंसिल के नहीं, है ना, विदाउट रिस्पॉन्सिबल। इसी को डायरकी बोल दिया गया। केंद्र में द्वैध शासन तो प्रोविंशियल्स में लगा, ये कंफ्यूज ना होना, प्रांतों में द्वैध शासन लगा है और केंद्रों में द्विसदनात्मक व्यवस्था आ गई है, यानी बाइकैमरलिज्म आ गया है। तो आराम से याद हो गए होंगे, अच्छे पॉइंट्स हैं, है ना, ज़्यादा पॉइंट हैं भी नहीं, बस इन्हीं में से आपको सवाल मिल जाएगा। अब प्रश्न देख लेते हैं, डरिएगा मत हिंदी इंग्लिश में, मतलब इंग्लिश देख के, हिंदी में भी बताऊंगा आपको। कह रहा है इसमें से आपको बताना है कौन सा सही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के हिसाब से। इट इंट्रोड्यूस डायरकी इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंसेस, यानी प्रांतों में द्वैध शासन इसने शुरू करा। इट इंट्रोड्यूस सेपरेट कॉम्युनल इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, यानी मुस्लिमों के लिए अलग मतदान की व्यवस्था करी गई। डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय सेंटर टू प्रोविंसेस, यानी कह रहा है कि केंद्र के द्वारा प्रांतों में वैधानिक अधिकार देने की शुरुआत हुई। तो आप देखेंगे ही भाई, द्वैध शासन ही शुरू कर दिया ट्रांसफर और रिजर्व सब्जेक्ट प्रोविंसेस में। तो पहला और तीसरा आप देखेंगे सही है। बहुत शानदार प्रश्न था, पर ये यूपीएससी का प्रश्न था, अगर आप देखेंगे। ये देखिए 2012 में पूछा गया था, है ना, तो ये तो थोड़ा टफ लगा होगा, पर टफ नहीं है ना, अगर आपने समझ लिया तो आसान था। और यूपीएससी पता है आपको कॉन्सेप्ट से खेलती है। अब देखिए बहुत शानदार सवाल, डायरकी का मतलब क्या होता है? डिवीजन ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटर इनटू 2 हाउसेस, है ना, यानी जो केंद्रीय विधान परिषद होती है या विधानसभा होती है, उसको 2 भागों में विभाजित करना। इंट्रोडक्शन ऑफ डबल गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये हैविंग 2 सेट्स ऑफ रूल्स, एक लंदन में चलेगा, एक दिल्ली में। डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट टू द प्रोविंसेस इनटू 2 कैटेगरीज, तो ये देखिए है आसान की नहीं। तो सब्जेक्ट यानी विषयों का बंटवारा कर देना, शक्तियों का बंटवारा कर देना, प्रोविंसेस और किस में करा था हमने, सेंट्रल में, और प्रोविंसेस को फर्दर 2 भागों में बांट दिए। तो प्रोविंसेस में द्वैध शासन लग गया 1919 से, अभी केंद्र को 2 भागों में विभाजित कर देंगे तो केंद्र में द्वैध शासन लग जाएगा 1935 से, ठीक है। अब देखो, विच एक्ट इस्टेब्लिश डायरकी, यानी द्वैध शासन प्रांतों में कब लगा, तो याद हो गया आपको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 से। अभी इसी द्वैध शासन को केंद्र में लगा देंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से, वो हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे। फिर देखो, द्विसदनात्मक यानी बाइकैमरलिज्म, इंडियन लेजिस्लेचर को कब बनाया गया बाइकैमरल, जिसमें अपर हाउस लोअर हाउस यानी उच्च सदन और निम्न सदन हमने बनाया। तो कब बनाया, अभी बताया ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 से बाइकैमरलिज्म की शुरुआत हुई है सेंट्रल लेवल पे, ठीक है, याद रखिएगा इसको। फिर देखिए वही प्रश्न घुमा के पूछा गया, बाइकैमरलिज्म सेंटर में कब आया भाई, द्वैध शासन नहीं, द्विसदनात्मक व्यवस्था। तो द्वैध शासन प्रांतों में भी और द्विसदनात्मक केंद्र में, ये हम लाए 1919 में, और केंद्र में डायरकी लाए 1935 से, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो ये हम लोगों ने 1919 देखा। आप देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के सवाल हैं, तो उसको हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 1935 वाले। तो छोटे छोटे पॉइंट्स है, छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू आप क्वेश्चन भी कवर कर लें, कॉन्सेप्ट भी। लास्ट टॉपिक देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 नेक्स्ट वीडियो में, तो ये खत्म हो जाएगा। फिर अब हम लोग चालू करेंगे अपना दूसरा चैप्टर हम लोग चालू करेंगे पार्लियामेंट का, क्योंकि वो सबसे बड़ा चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट को करने में टाइम लगेगा और सवाल उससे बहुत बनते हैं, तो पहले उसके बाद उसको देखेंगे। बस एक टॉपिक और बचा है, ठीक है। तो करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारे कोर्सेज भी चल रहे हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, आप ज्वाइन कर सकते हैं
इन सभी एग्ज़ाम के लिए।